नमस्कार दोस्तों, आज मैं वाराणसी में अपने नए मित्र, फेसबुक वाले दोस्त रहे हैं ये, शरद कबीर जी के घर पे आया हूँ और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार शरद जी। नमस्कार। तो आपने जो है फेसबुक पे मुझे ढूंढा, पकड़ा और मिलने की उत्सुकता आपने दिखाई। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। और आजकल मैं इस घात में रहता हूँ कि किससे मेरी मुलाकात हो और जिसको मैं सामने बैठा के बातचीत करूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद कम बोलूँ और ज़्यादा सुनूँ। तो ये तो मेरा भी सौभाग्य है, पहली बार जिंदगी में कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी बैंकिंग से। शरद कबीर जी जो है फ़ोटोग्राफ़ी में इनकी रुचि है, फ़ोटोग्राफ़ी ये करते हैं, बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ़रों के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन ये खुद बैंकर हैं। तो हम लोग बैंक की बात कर रहे थे। हाँ, बैंक की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद तब दूसरे विषयों पे बात करेंगे। मैंने इनसे कहा कि जो है बैंक में रह के कैसे लोग जो है फ़ोटोग्राफ़ी भी आराम से कर लेते हैं और थिएटर भी कर लेते हैं। और आप बता रहे थे कि अभी वे ऐसा नहीं रहा। हाँ, अभी मतलब बैंकिंग सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है और बैंक के ऊपर जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है तब से स्टाफ के ऊपर दबाव बढ़ गया काम का। आजकल कैश आवर्स 4 बजे तक रहता है, 4 बजे कैश आवर्स होता है, उसको ख़त्म करते करते ही 5-6 बज जाता है। कैशियर 5-6 बजे खाली हो जाता है, लेकिन ऑफिसर की उसके बाद से बैंकिंग स्टार्ट होती है। फिर वो अपने दिन भर के बिजनेस का लेखा जोखा अपने अल्टीमेट बॉस को भेजता है। फिर वहाँ पे उसकी व्हाट्सएप पे क्लास लगती है कि आज तुमने ये नहीं किया, आज तुमने वो नहीं किया। तो मतलब आज की तारीख में आप किसी बैंकर से ये उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे कि वो 8 बजे पहले घर चला जाए। बहुत मुश्किल है। और चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक का हो, चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा आजकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सबके ऊपर वही प्रेशर है। और दूसरा काम जो इधर बीच पे पिछले मैं समझता हूँ कि 2014 ऑनवर्ड्स हुआ कि उनके ऊपर एक प्रेशर ये बढ़ाया गया कि आप अदर एक्टिविटीज़ से भी पैसा अर्न करिए। और उस अदर एक्टिविटीज़ में उन्होंने लिया क्या चीज़, उन्होंने लिया कि आप इंश्योरेंस बिजनेस प्रमोट करिए। तो अभी क्या है कि बैंकर्स के ऊपर इंश्योरेंस के बिजनेस का बहुत बड़ा प्रेशर है। और इंश्योरेंस भी ऐसा नहीं कि खाली ह्यूमन इंश्योरेंस करना, आपको ज़मीन का भी इंश्योरेंस करा लेना, मकान का भी इंश्योरेंस कर, गाड़ी का भी, और हेल्थ इंश्योरेंस तो बिल्कुल जैसे कि नरक हो गया उन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी कंपनियां हैं इस समय इंश्योरेंस के फील्ड में, और वो खुद इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठे हैं और बैंकर्स को मिलता है ये कि आप टारगेट अपना अचीव करिए, इतने हेल्थ इंश्योरेंस आपको करने हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब जो मेरा कहना ये था कि बैंकर्स आज के तारीख में वो ज़माना गया। वो कहते थे कि एक बीच का पीरियड आया था जबकि नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, तो बैंकर्स थोड़ा रिलैक्स हो गए थे क्योंकि सरकारी थे, तो अब हम 5 बजे बंद करेंगे, इस तरीके की मेंटालिटी थी। उसके पहले जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था और प्राइवेट के बैंक थे सारे, तो एक कहावत कही जाती थी कि रात में जब कुत्ता भौंकता था तो माताएं कहती थी बेटा सो जा, कोई बैंक वाला लौट रहा होगा। ओह। और फिर नेशनलाइजेशन का पीरियड आया, पहले 11 बैंक नेशनलाइज हुए, फिर 9 बैंक, ऐसे करके इंदिरा जी के ज़माने में 69 एंड ऑनवर्ड्स। तो एक बार थोड़ा सा बैंकर्स रिलैक्स हुए क्योंकि अब उनकी अपनी एसोसिएशंस थी, उनके अपने भी दबाव थे, कंट्रा दबाव भी था, इस साइड से भी दबाव था, उस साइड से भी दबाव था, तो वो 5-6 बजे तक खाली हो जाते थे। लेकिन फिर जो नया सिस्टम आया जिसमें ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण शुरू हुआ, तो उदारीकरण में बैंक फिर बाज़ार का पार्ट हो गया। फिर तो बाज़ार में तो आपको संघर्ष करना ही करना है, बिना संघर्ष किए तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो आज बैंकर संघर्ष कर रहा है। हमारे दिमाग में ये बात इसलिए आई कि आपके बनारस में ही हमारे कितने मित्र हैं जो अच्छे फोटोग्राफर हैं और बैंकर रहे हैं। नारायण द्रविड़ हैं, कृष्णदेव हैं। हाँ, तो द्रविड़ सर ने तो फोटोग्राफी बैंकिंग छोड़ दी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हाँ, बैंक को। राइट। हाँ,
इसके बाद विनय कुल, उनको भी जानते ही होंगे आप। हाँ, वो भी बैंकर। बल्कि आप ये कहिए कि फोटोग्राफी में जब मैंने कदम रखा, मतलब बनारस के भीतर, तो मैं विनय कुल जी से ही प्रभावित होकर के मैंने फोटोग्राफी शुरू किया। उनका क्या था, वो फेसबुक पे वो रोज एक फ़ोटो डालते थे सूर्योदय की, और अलग अलग एंगल से डालते थे। तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से ये होता था कि मैं भी ऐसी फ़ोटो कैसे खींच सकता हूँ। तो कुछ मैंने अपना कैमरा वैमरा ख़रीदा। कैमरा मेरे पास आप ये समझिए कि हर जोनर का कैमरा, मतलब जिस समय वो रील वाले कैमरे थे उससे लेकर के, और आज मेरे पास DSLR है, अभी उसके आगे वाले पे नहीं पहुंचा हूं मैं। तो सब शुरू से शौक़ था, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं। रूरल बैंक में नौकरी करता था, पोस्टिंग दूर दूर गाँव में रहती थी, तो जाना और आना, और रात में 8-9 बजे वापसी होती थी। तो फेसबुक का जब युग आया और विनय कुल जी को मैंने देखा, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, तो फिर मैंने उनसे कई दफ़े पूछा भी कि कैसे आप करते हैं। तो उन्होंने बताया, मुझे गाइड भी किया कि आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ऐसे करिए। फिर मैं उनकी कॉपी करके कुछ फ़ोटो निकालने की कोशिश करता था। सूर्योदय के टाइम में भाग के जाता था कहीं ना कहीं पे। बाद में फिर मेरा और उनके बीच में कनेक्शन किसी वजह से भंग हो गया, मुझे नहीं पता। फेसबुक पे फिर वो मेरे फेसबुक से जुड़े नहीं रहे। अच्छा, मैं भी अपना दूसरे कामों में बिज़ी हो गया। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे फ़ोटोग्राफी में किसी ने सचमुच में प्रवेश दिलाया तो विनय कुल सर थे। विनय भैया इसको सुन के बहुत खुश होंगे। नहीं, ये वास्तविकता है। आप पूछिएगा, उनको मालूम है, वो इतना उनको याद होगा कि मैं उनको बहुत परेशान करता था। मैं रोज़ पूछता था ये वाली फ़ोटो कैसे खींची जाएगी। हाँ। तो मैं कुछ साल पहले आया था, तो मैं ऐसे ही अपना कैमरा लेके उनके यहाँ भी गया था, और उनसे भी एक छोटी सी बातचीत हमने रिकॉर्ड की थी। हाँ, और फिर इधर मुझे ऐसी प्यास सी हो गई है कि रोज़ एक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लगता है कि हाँ, आज कुछ काम किया आज। नहीं, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे दिमाग में भी अभी चल रहा है। बेसिकली देखिए, फ़ोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मूल इंटरेस्ट मेरा साहित्य में था। और अब इसको संयोग कह लीजिए या ज़िंदगी की एक दिशा कह लीजिए कि वो मेरे पिताजी चाहते थे मैं विज्ञान पढूं, तो BSc तक मैंने विज्ञान किसी तरह से खींचा। BSc कर लेने के बाद मैंने पिताजी से हाथ जोड़ के कहा कि अब मुझसे नहीं संभव है विज्ञान चलाना। तो मैंने फिर राजनीति शास्त्र से MA किया। IAS की हम लोग तैयारी कर रहे थे, 2 अटेम्प्ट किए, फाइनल में तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद बैंक में सिलेक्शन हो गया। लेकिन साहित्य के प्रति मेरा रुझान था। मतलब आप समझिए कि कन्हैयालाल नंदन से मेरी खतों किताबत होती थी, और बनारस की एक अच्छी राइटर हैं सूर्य बालाजी, उनके हस्बैंड शायद किसी प्राइवेट कंपनी में मुंबई में थे, तो वो अच्छी लिखती थी। उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैं उनका फ़ैन ही हो गया था। और वो सोचिए कि वो कहानी मैंने तब पढ़ी थी जब मैं यंग था, और वो कहानी थी एक रिटायर्ड आदमी के रिटायर होने के लास्ट दिन के बाद का पहला दिन। और वो इतना मतलब मुझको उसको पढ़ करके फील हुआ कि एक आदमी रिटायर होने के बाद उसका अगला दिन कैसा बीतता है। ये पकड़ आप देखिए कितनी मजबूत पकड़ थी। जबकि वो उनके हस्बैंड रिटायर नहीं हुए थे, वो तो लेखिका थी, उनके रिटायर होने कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया था। तो फिर उनसे भी मेरी खतों किताबत शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अपना छोटा भाई मानती थी, तो कहती, उन्होंने लिखा, मुझे एक चिट्ठी लिखी कि शरद देखो, आज के तारीख में साहित्य में बहुत स्खलन है, तो इसको जीविका का आधार मत बनाना। तुम लिखो, लेकिन शौकिया लिखो। जीविका का आधार बनाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। लेकिन फिर वो जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब आप घुसते हैं तो ज़िंदगी आपको कौन कौन से रास्ते पे ले के जाती है आपको पता नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब बैंक में एक बार घुसे तो सब छूट गया, साहित्य छूट गया, फोटोग्राफी छूट गई, सब छूट गया। लेकिन चूँकि एक अनुराग था हिंदी के प्रति, तो मैं पढ़ता रहता था, जब भी मौका मिलता था तो मैं पढ़ता रहता था। अब यहाँ मेरा भाग्य है, मतलब सौभाग्य है, मेरे बगल में प्रोफेसर पांडे रहते हैं, BHU में हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं।
तो उनके यहाँ जब जब भी मीटिंग्स होती हैं तो वो मुझे बुला लेते हैं। तो उनके चलते हिंदुस्तान के जो हिंदी के नामचीन साहित्यकार हैं सबसे मेरी बातचीत होती है। जब वो लोग आ जाते हैं, बैठक होती है, तो वो मुझे बुला लेंगे कि अरे आइए आप भी आइए। तो बड़ा आनंद आता है उन लोगों के साथ। तो अब जो है वो दोनों मैंने अपने पैशन को मिलाने की सोची है, ये फोटोग्राफी को भी और राइटिंग स्किल को भी, दोनों को एक करके। तो बनारस में घुसा था मैं जब इसके बारे में अब आप सोचिए कि मैं बनारस में 1979 से हूँ। बीएससी फाइनल मैंने 1979 में उदय प्रताप कॉलेज से किया था, तब से मैं यहाँ हूँ। मुझे बनारस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पढ़ाई की, तुरंत नौकरी लग गई, नौकरी करने लगे। नौकरी भी उस समय काशी ग्रामीण बैंक था, तो बनारस के ही अंदर पोस्टिंग थी, भले इसके रूरल एरियाज़ में थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या है बनारस में कि सारी दुनिया के लोग इधर खींचे चले आते हैं। इस चीज़ ने मुझे फिर सोचने पे विवश किया। और ये बात तब की है जब विनय सर से मैं थोड़ा बहुत फोटोग्राफी के हिंट ले रहा था, उसी समय मुझे दिमाग में आया। हो सकता है कि फेसबुक पे कुछ पोस्टर्स पढ़ के मैं उससे प्रोत्साहित हुआ हूँ, जो भी कारण रहा हो, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो कुछ एक दो किताबें कहीं से भी लेके बनारस पे पढ़नी शुरू की। इसी संदर्भ में एक बार मैं मिला विश्वनाथ गोकर्ण जी से। अच्छा, संयोग से ऐसा था कि जब वो आईनेक्स के संपादक थे, तो मेरी कुछ फ़ोटोज़ उनके अखबार में छपी थी, और वो उस पर मुझे प्राइज़ वाइज भी कुछ मिला था। सीडी वीडी देते थे वो। तो एक दिन उन्होंने मुझसे, हमारे कॉलोनी में एक सज्जन रहते हैं, वो भी आईनेक्स में थे, मतलब दैनिक जागरण में थे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो कभी आते नहीं हैं प्राइज़ लेने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिए, गोकर्ण जी आपको याद कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, तो परिचय तभी से था। तो जब इनकी किताब आई मनीष खत्री जी की और गोकर्ण जी की, 8 पार्ट में वो लिख रहे हैं, तो पहला उनका खंड आया, विश्वनाथ खंड। तो फिर मैं मिला उनसे, उनके घर जाके सारनाथ में। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी कुछ लिटरेचर चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो किताब सजेस्ट की, पहली किताब थी वो वाराणसी वैभव। किसने लिखा है वाराणसी वैभव? वाराणसी वैभव, आप जहाँ पे ये रहते थे, क्या नाम है, द्रविड़ सर, उसी के बगल में एक शुक्ल जी थे। अब उनका एग्जैक्ट नाम मुझे अभी एकदम से दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। तो उन्होंने लिखी है वो किताब, और वो मतलब बनारस के ऊपर हिंदी में लिखी गई किताबों में सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। अच्छा। हालांकि उसके पहले मोती चंद जी काशी का इतिहास लिख चुके हैं। अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, उसका समरी एक बार, एक कल्पना करके एक मैगजीन आती है, कल्पना, तो उसमें उसकी समरी उन्होंने लिखी थी, वो पढ़ा मैंने। लेकिन वाराणसी वैभव पढ़ने के बाद मतलब जैसे कि एक दूसरा आयाम ही बनारस का खुल गया, कि बनारस को जो हम जानते हैं वो बनारस बनारस है ही नहीं है। तो अब वही, अब ज़िंदगी का चल रहा है पार्ट, में लगातार एक्सप्लोर कर रहा हूँ बनारस को, कितना कर सकता हूँ। एक इस जन्म में तो पता नहीं अब कितना हो पाएगा, लेकिन ये सचमुच है कि आप सोचिए बनारस में जानने के लिए क्या कुछ नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया का एक पत्रकार, वो फोटोग्राफर है, हम लोग का मित्र है, रॉडनी हैरिस, मेरे से 1-2 साल एज ज़्यादा होगी उसकी। तो जब वो 60 साल का हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसने बताया कि एक कस्टम है कि आपकी 60 साल की एज पे आपके बच्चे आपको कोई गिफ्ट देते हैं बड़ा सा। तो उनके बच्चों ने गिफ्ट दिया कि जाओ इंडिया घूम के आओ। तो वो इंडिया आए। हम लोग की फेसबुक पे पहले से अपना मित्रता थी, तो मेरे साथ वो घाट घूमने निकले। हम लोग ललिता घाट पे थे, अब सूर्योदय हुआ। वो आदमी, मतलब आप आज भी मुझे उसका एक्सप्रेशन याद है, वाओ व्हाट अ सीन। मतलब पूरा ऐसे गंगा का नदी जो है, वो गंगा नदी का जो पानी था लाल हो गया, तो सूरज बड़ा सा गोला निकला। तो मुझे लगा कि अच्छा ये वो चीज़ है, उन तमाम चीज़ों में से एक वो ये चीज़ भी है
जो पूरी दुनिया को खींचती है, और शायद ये दुनिया में कहीं भी नहीं है इस तरीके का। एक तो 4.5-5 किलोमीटर का जो पूरा ये है घाटों का किनारा है, और ठीक उस तरफ पूरब में सूरज निकलते हैं और पूरा बनारस एक बार की रोशन हो जाता है। तो अब वही अब चल रहा है मेरा। मैं भी अपना कुछ किताबें भी पढ़ रहा हूँ, कुछ इन लोगों के साथ घूम घाम करके भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि राणा पीवी सिंह सर से भी मैंने उनको पहले फर्स्ट टाइम मेल किया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, हाँ इस पे तो अभी आपसे चर्चा ही नहीं हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि बनारस के बारे में हम लोग जो सबसे अच्छा जानते थे वो मार्क ट्वेन की वो वाली उक्ति थी जिसमें उसने कहा था कि बनारस इज़ ओल्डर देन ट्रेडिशनल एवरीथिंग। हर जगह वो कोट होता वो हर जगह कोट होता है। बनारस की नगर निगम की साइट में भी वो कोट किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैंने गूगल किया सर, तो गूगल ये कहता है कि भारत पुराने जीवित शहरों में बनारस जो है वो 4-5वें नंबर पे आता है। अच्छा, तो आप बनारस पे अथॉरिटी माना जाता है। आज की तारीख में भी कोई भी आता है उसको बनारस के बारे में कुछ भी जानना होता है और राणा पीवी सिंह की शरण में जाता है। सर बताइए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ज्योग्राफी के वो प्रोफेसर थे। मैं मिला हूँ उनके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ही मिला था। हाँ, हमारी लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे मेरे मेल का जवाब दिया। तो जवाब में उन्होंने अपने बहुत सारा जो है जो भी उन्होंने पब्लिकेशन कराया था सबका लिंक भेज दिया कि पढ़ो भाई, अब पढ़ के आइडिया लगाओ। तो पढ़ा मैंने, मुझे आइडिया भी लगाया, लेकिन मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हो पाया। खोलिए, खुश रहिए, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है वंशिका। तो शाम हो गई, चाय वाय हो गई, बातों का सिलसिला वहाँ से रुक के और यहाँ से शुरू हुआ। तो शरद जी, आपने जिक्र किया ये इस किताब का जिसका नाम है बनारस सीन फ्रॉम विद इन। रिचर्ड लेनॉय ने लिखा। रिचर्ड लेनॉय। तो कैसे मुलाकात हुई थी इनसे आपकी? ये आने के पहले आपसे मिले थे या यहाँ मुलाकात हुई? नहीं, मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा अच्छा। ये बेसिकली मैं तलाश रहा था कोई जिसने फ़ोटो बुक की हो बनारस के ऊपर। तो उसमें मुझे इनका नाम मिला कि रिचर्ड लेनॉय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने की बनारस पे फ़ोटो बुक की। फिर इनके बारे में जब पढ़े और पता लगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ 45 साल दिए, तब मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि आखिरकार ऐसा क्या था कि कोई आदमी एक शहर पे किताब लिखने में पूरे 45 साल लगाए। तो फिर मैंने एक किताब को तलाशा, फिर उसको ख़रीदा, और ये तो नहीं कह सकता कि पूरी पढ़ गया हूँ। फ़ोटोज़ तो बहुत बार देख डाली हैं, अमेजिंग फ़ोटोज़ हैं, और मतलब जिसको कहा जाए कि ये उस ज़माने की फ़ोटोज़ है जब कैमरा इतना एडवांस नहीं था। हाँ, उस ज़माने की फ़ोटो। सोचिए कि मेरे पैदाइश के पहले सबसे 3 साल पहले इन्होंने पहली फ़ोटो खींची थी। आज मैं खुद 65 साल का हूँ। तो आखिर उस समय क्या रहा होगा, कैमरे में कितनी क्वालिटी रहेगी। और एक जगह उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि उस समय बनारस में जो नॉन हिंदूज़ थे उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो उस ज़माने का जो सबसे अच्छा जूम कैमरा था वो इन्होंने ख़रीदा कि दूर से ही सही मैं कुछ फ़ोटोज़ ले सकूं। और फोटोग्राफ्स देख के लगता है कि हाँ, अच्छा वो फोटोग्राफ़र थे भी बेसिकली। और यहाँ आने से पहले वो विश्व युद्ध कवर कर रहे थे। विश्व युद्ध कवर करते ही उनके मन में अजीब सी एक हलचल पैदा हुई, और उस हलचल को शांत करने के लिए वो काशी आए। और जब काशी आए और काशी को उन्होंने देखना शुरू किया, कोई उनके मित्र थे जिनके साथ वो लौराबीर में रुकते थे, ब्राइट स्टूडियो के ऊपर। ब्राइट स्टूडियो तो गोदलिया पे। अरे ब्राइट स्टूडियो नहीं, वो कौन सा है जो लौराबीर पे स्टूडियो है, बैंड बॉक्स के बगल में नहीं है कि स्टूडियो है कोई, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो वहीं उनके कोई मित्र थे, वहाँ वो लोग रुकते थे और वहाँ से वो लोग घाटों की फ़ोटोग्राफी करते थे। और
मतलब उन्होंने बनारस के जीवन को, और आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात है जब किताब उन्होंने स्टार्ट की है तो उन्होंने ये लिखा जो मुझे आज की तारीख में भी लगता है कि वो काफ़ी कुछ वो पकड़ पाए थे बनारस को, कि उन्होंने लिखा कि बनारस जिन चीज़ों के लिए जाना जाता था वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। हालांकि बनारस के संदर्भ में ये बात उन्होंने लिखी थी डेवलपमेंट को लेकर के, और उनको ऐसा लगता था कि अब त्योहारों पे वो भीड़ नहीं होती। ये वो उस जमाने की बात कर ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं। उनको लगता था कि जितनी भीड़ पहले होती थी उतनी भीड़ अब नहीं होती। अब वो उसके पीछे कारण क्या है कि उन्होंने भी बनारस का इतिहास पढ़ा था। तो जब बनारस के इतिहास में जिक्र आता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस प्रांगण में आज काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ अभिमुक्तेश्वर का मंदिर हुआ करता था, और वो विशाल मंदिर था। उसके बारे में लिखा है किसी मेरे ख्याल से किसी चीनी यात्री ने लिखा है कि उसकी मीनार जो थी वो कुछ 100 मीटर ऊंची थी, यानी बहुत बड़ा मंदिर था, और वो कैंपस ही बहुत बड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि उतना बड़ा कैंपस था, इसका मतलब इतने भक्त वहाँ जुटते रहे होंगे। तो वो चीज़ उसके दिमाग में रही होगी रिचर्ड के कि भाई उस समय तो इतना ज़्यादा लोग आते थे, अभी लोगों की संख्या कम हुई है। और वो पीरियड मुझे लगता है कि जो 1956 एंड ऑनवर्ड्स वाला पीरियड था वो थोड़ा शिथिलता का पीरियड भी था। उतना लोगों में ऐसे इन चीज़ों को लेकर के उतनी जागरूकता उस समय नहीं आई थी, या आज के तारीख में जैसा भीड़ हम लोग देख रहे हैं। हालांकि इस भीड़ को मैं आस्था की भीड़ नहीं मानता आज के तारीख में जो भीड़ दिख रही है मैं बनारस में। लेकिन अब इनको भी पढ़ा मैंने। इसके बाद एक अमेरिकन राइटर है, मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका की थी, वो यहाँ पे आई थी एमफिल करने के लिए, डायना एल एक। तो उन्होंने भी बनारस पे एक किताब लिखी है, और उनका जो लिखने का, या उन्होंने जो जैसे बनारस को पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, और उन्होंने एक अपना एक थ्योरी डिफ़ाइन किया कि हर शहर का एक टेक्स्ट होता है। तो बनारस का क्या टेक्स्ट है ये अगर जानना है तो आपको पहले तो बनारस की गलियों में रहना पड़ेगा, गलियों को जीना पड़ेगा। आप बनारस गोदौलिया चौराहे पे या लंका चौराहे पे आप बनारस को नहीं पकड़ सकते, वो एक अलग बनारस है और वहाँ एक अलग बनारस है। तो मतलब मेरा ये था कि मैं तो इन लोगों में घुसता जा रहा हूँ, जितना घुसता जा रहा हूँ उतना लग रहा है कि अभी और गहरे जाना है, अभी और गहरे जाना है, अभी और गहरे जाना है। तो पता नहीं कितने गहरे तक मैं जाऊँगा कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। ये है कि अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जान सकूँ बनारस के बारे में, और फिर अगर कुछ जान पाया तो यही सोचता हूँ कि मतलब मरने से पहले अगर 4 शब्द भी शिव के बारे में, शिव की काशी के बारे में लिख सका तो वो मेरा सौभाग्य होगा। अब इसकी एक कथा आपको सुनाता हूँ। कहानी देखिए यहाँ पे आ गई जी। BHU एग्रीकल्चर हॉस्टल में मैं रहता था, और हम लोग 7 मित्र IAS की तैयारी कर रहे थे। उन जमानों में मतलब ऐसा बिजली बहुत आती नहीं थी, तो कई दफ़े क्या होता था कि दोपहर में बिजली कट जाती थी, गर्मी में तो बड़ा कष्ट होता था। पूरे दिन गायब रहती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सभी मित्र विश्वनाथ मंदिर में आके और पीछे की साइड में ऊपर चढ़ करके ठंडी ठंडी हवा चलती थी और वहीं बैठ के पढ़ाई करते थे। तो उस समय अभी ये घंटे हट गए, उसमें 3 घंटे हुआ करते थे। एक जो मेन एंट्रेंस है, मतलब जहाँ पे मंदिर स्टार्ट होता है, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, देखिए उसका टेक्निकल मेन एंट्रेंस, एक घंटा वहाँ लगा हुआ था। एक लगा हुआ था गर्भगृह के बाहर वाले उसमें, और एक गर्भगृह के अंदर जाने के पहले 3 घंटे लगे हुए थे। तो हम लोग उसको कहते थे कि ये प्रीलिम्स वाला है घंटा, ये मेंस वाला है, और लास्ट वाला इंटरव्यू वाला घंटा। फिर जाके हम लोग शंकर जी के यहाँ शीश नवाते थे, और शंकर जी से मैं जो प्रार्थना करता था, मैं यही कहता था कि प्रभु या तो IAS बनवा देना या तो अपने पास रख लेना। तो ये मेरी मनोकामना उन्होंने पूरी की। IAS नहीं बनाया, लेकिन अपने बगल में रख दिया। तो सुबह उठता हूँ और एक बार जा कर के वहाँ तक उनसे भेंट मुलाकात करके आ जाता हूँ। तो शिव के साथ ये जुड़ाव जो था वो जब मैं 23-24 साल का था तब से था, और फिर बाद में धीरे धीरे शिव ने मुझे अट्रैक्ट किया कि भाई तू कुछ लिख, बनारस के बारे में लिख, पढ़, कुछ तो कर, इतना शिव शिव करता रहता है। तो फिर पढ़ाई शुरू हुई। अब देखिए क्या होता है, कहाँ तक जाती है, क्या कर पाता हूँ क्या नहीं। संतुष्ट हूँ कि मतलब
अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार। बनारस पे एक के चंद्रमौली साहब हैं, साउथ के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, 2-3 किताबें बनारस पे लिखी हैं। और पहले इंग्लिश में, वो तो साउथ इंडियन है, तो फिर उसका अभी हिंदी अनुवाद भी है। कहा है इस बार मेरे बर्थडे पे बच्चों ने वही किताब मुझे गिफ्ट की। अरे वाह। पापा आप इसको पढ़ो। तो जो हम लोग की पिछली बात चल रही थी, बनारस कितना पुराना है, तो चंद्रमौली साहब ने कहा कि जो पुराण कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो मणिकर्णिका का कुंड है वो गंगा से पुराना है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, पानी नहीं था। तो विष्णु भगवान ने अपने उससे, जो सिंधिया घाट और उसके बीच में है, एकदम मणिकर्णिका पे जो है, हाँ। एकदम मणिकर्णिका, हाँ, सिंधिया घाट उसके बीच में वो एक कुंड है। तो उन्होंने उसको अपने चक्र से एक कुंड खोदा, कुंड में से पानी निकला। और ये कहा भी जाता है, आज की तारीख में भी कहा जाता है कि उसका गंगा से कोई लेना देना नहीं, उसका स्रोता कहीं और है। अब ये कहते हैं कि वो तब था जब गंगा नहीं थी। चंद्रमौली साहब ने लिखा है और मुझे मज़ा आया उसको पढ़ करके। अब पता नहीं, अभी तो आगे उस पर बहुत सारी बातें चलेंगी। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि गंगा को आए हुए 97,000 साल हुए हैं। अच्छा, ये कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेट वैज्ञानिकों का है, मतलब कोई ऐसा हमारे पुराणों के हिसाब से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुंड तो 97,000 साल से पुराना है। अब मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि अगर ऐसी कोई जगह है जिसको लेकर के हम ये कह रहे हैं कि साहब ये बहुत एंटीक है, तो क्यों ना उसकी खोज की जाए, उसकी सच्चाई को पाया जाए। अगर दुनिया का हर आदमी ये कहता है कि बनारस बहुत पुराना है, तो उस पुराने को अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं तो क्यों ना प्रकट किया जाए। यही पत्र मैंने जो है वो प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि खुदाई करवाइए, कुछ तो करवा दीजिए, ताकि हम एक बार ऐसे कह सके जैसे अभी कहते हैं हम। अब धीरे धीरे हमने कहना अपने को बदलना शुरू कर दिया। अब हमें कहते हैं कि बनारस दुनिया के प्राचीनतम जीवित नगरों में से एक है। बिल्कुल। जबकि पहले हम कहते थे कि बनारस दुनिया का प्राचीनतम जीवित नगर है। हाँ, अब ये मैं भी यही कहता था, अब आपसे सीख रहा हूँ मैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हाँ, अब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। क्यों? क्योंकि आज के युग में आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए प्रमाण देने चाहिए, बिना प्रमाण दिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसी में अब मैं जब ये स्टडी करने लगा तो स्टडी करते करते ये समझ में आया कि बनारस की पुरानेपन को लेकर के ये समस्या पैदा होती थी हमेशा कि साहब वो आर्यों के आने के बाद बनारस डेवलप हुआ। अब जो आधुनिक साहित्यकार हैं वो ये कहते हैं कि आर्यों को आए हुए 1500 BC के आसपास, मतलब वो आर्य आए हिंदुस्तान में। वो थ्योरी मुझे सही समझ में इसलिए नहीं आती कि अगर आर्य पश्चिम एशिया से आए तो वहाँ उन्होंने क्यों नहीं वेद रच दिए, वहाँ पुराण क्यों नहीं रच दिए, वहाँ उपनिषद क्यों नहीं रचे। वो तो ज्ञानी थे, उनका कहना है कि आर्यों ने आके सब यहाँ रचा। ये सच भी है, वैदिक संस्कृति आर्यों के साथ में आई। लेकिन आर्य अगर पश्चिम एशिया से आए तो पश्चिम एशिया में कोई तो ऐसी किताब लिखनी चाहिए कि जो साहब कहे कि भाई ये आर्यों की रची हुई है। हिंदुस्तान में तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी गलत है। ये यहीं के थे, पंजाब का जो इलाका था। अच्छा, पंजाब का जो इलाका था, कुरुक्षेत्र जो वाला क्षेत्र है, तो वो आर्य। अच्छा, अब इसमें बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा, उसमें क्या नाम है, वाराणसी वैभव में, कि विदेथ माथव मुंह में वैश्वानर अग्नि लेकर के चला और उसके साथ साथ उसके गुरु चले और वो सदानीरा की नदी तक आए जब, तो यहाँ के आगे वो नहीं बढ़े। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो एक ये वैदिक, मतलब उस समय परंपरा थी कि अग्नि को या तो मुख में रख लेते थे और वो वैश्वानर कहलाते थे, और वो एक मंत्र जब जपा जाता था तो अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाती थी। तब तक वो मौन रहते थे। तो वो अग्नि जब प्रज्वलित हुई तो उसने जो है वो पूरे उस एरिया में आग लगाई तो वो जंगल साफ़ हो गए, तो इन लोगों के रहने लायक हो गए। और जो एरिया उस आग से बच गया, नीरा नदी के उस पार वाला, तो उसको उन्होंने कहा कि ये जो है वो अशुद्ध एरिया है। उन लोगों ने ये कहा कि भाई यहाँ हमारी अग्नि से सब शुद्ध हो गया, उस पार का एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब
वो जो आर्यों के आने का पीरियड है, वो अगर देखा जाए तो महाभारत से कुछ 1500 साल पुराना है। और अभी तक जो आज की जो रिसर्चेज हैं और लोगों ने रिसर्च किया, उसके हिसाब से महाभारत कुछ 1200 BC के आसपास का काल है। तो अब 1200 BC और बनारस उससे 1000 साल पुराना हुआ, तो 2200 BC। तो अब मोटा मोटी भी अगर इस लिहाज से भी देखें तो करीब करीब 4200 साल का तो चीज़ें दिख ही रही हैं हमें। और जो वैदिक कैलकुलेशन किया गया है उसमें भी ये कहा गया कि कृष्ण जो थे वो करीब 5000 साल पहले हुए थे, और महाभारत का काल जो है वो कृष्ण का काल है। दोनों चीज़ों को अब इसको मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि नहीं साहब वो ये वाली थ्योरी गलत है, ये वाली थ्योरी सही है, लेकिन मैं ये खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली बनारस कितना पुराना था। और इसके लिए मतलब हर लेवल पे मैं प्रयास कर रहा हूँ। मतलब बल्कि मनीष जी ने ही मुझे जो है वो मेल आईडी दी कि आप इस मेल आईडी पे भेजिए अपने पत्र को। लंबा चौड़ा पत्र था, मैंने लिखा था उनको। तो अब इच्छा यही है कि भाई कोई तो सुन ले कि कुछ चीज़ें तो जाहिर हो जाए। अच्छा, अब उसमें भी आप देखिए कि जो मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की जो संस्कृति है, वो संस्कृति आज भी बनारस में कंटिन्यूड है। आप जब पंचकोश की यात्रा करते हैं, जैसे ही आप कर्दमेश्वर को क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको यक्ष और गण ही मिलते हैं, जो कि आर्यों के पहले से ये पूजा हमारे यहाँ होती रही है, यक्षों की, वृक्षों की, गणों की। और उन्हीं को जो है कहा जाता है कि शिव जी ने पंचकोश के पूरे इलाके पे स्थापित किया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो परंपरा जीवित है वो आर्यों से पहले से चली आ रही है। और इसीलिए काशी को सबसे पुराना जीवित शहर कहते भी हैं कि जो परंपरा तब थी वो आज भी है। और इसी चीज़ को हर लेखक ने, जो विदेशी लेखक हैं, उन्होंने भी ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो ये क्रम है ये कभी टूटा नहीं। निरंतरता है बनारस के होने में, निरंतरता बनी हुई है, लगातार निरंतरता बनी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम प्राचीनतम हैं। कोई ऐसा शहर ऐसा नहीं है जहाँ की इतनी पुरानी परंपरा आज भी उसी रूप में जीवित है। भाई हम सूर्य को पूजते हैं, 12 आदित्य हैं, 14 आदित्य बनारस में बैठे हुए हैं। हम जो 64 देवी हैं, 64 योगिनियों को, योगिनियाँ क्या हैं? कोई देवियाँ तो हैं नहीं, वो भी तो उसी यक्ष वाले ग्रुप की देवियाँ हैं ना। तो वो परंपरा, इसका मतलब हमारी बहुत पुरानी है। और उस लिहाज से बनारस प्राचीनतम शहर होना चाहिए विश्व का। नहीं, ये खोज है, ये प्रयास और खोज है। हाँ, ये खोज है, exploration मैं लगा हुआ और इस एक खोज को करने में। ह्यूमन क्वेस्ट है हम लोगों की, कि जो है, क्योंकि जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, हाँ, वर्तमान ही सब कुछ है। हाँ, गुलजार साहब कह रहे वर्तमान हैं, है इसमें लेकिन ये मेरा वर्तमान ये भी तो है। हाँ, आखिरकार हम क्यों बात कर रहे हैं? इस आदमी को क्या पड़ी थी आप बताइए कि 45 साल इसने अपनी ज़िंदगी के दिए किताब को लिखने में। तो गुलजार साहब की जो लाइन है, जो भी है बस यही एक पल है। और उसके बाद ये ह्यूमन क्वेस्ट है हम लोगों की, कि हम इसको जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। बिल्कुल है ना, ये तो एक आदि प्यास है। तो उसी प्यास से जो है मैं भी अपना प्रभावित होकर के कुछ लगा हुआ हूँ। हाँ, बताइए। तो एम ए शेरिंग साहब जो है वो आए थे हिंदुस्तान क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए। और प्रचार करते करते जब ये बनारस पहुँचे तो इनको ये समझ में आया कि ये कोई मतलब सामान्य शहर नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। कहाँ के थे ये मिस्टर शेरिंग? ये इंग्लैंड के थे। अच्छा। एम ए शेरिंग। और ये किताब जो है वो टेक्स्ट है पूरी किताब? हाँ, ये टेक्स्ट है पूरी किताब। कहीं कहीं पे इन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं। इसको मैंने देखी कितनी मेहनत करके पढ़ा है, शब्दों के अर्थ निकाल निकाल के, क्योंकि अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी तो और भी टफ होती है। हाँ हाँ हाँ। तो
लेकिन इस किताब को मैं करीब करीब 2 दफ़े पढ़ गया हूँ। यहाँ पे इन्होंने संस्कृत भी इस्तेमाल की है, काशते च यतो। देखिए अब ये किताब बनारस के बारे में जिसको कहा जाता है कि वन ऑफ द ऑथेंटिक बुक्स इसको मानते हैं, क्योंकि इस आदमी ने इतनी मेहनत की कि अगर वो कहीं गए, जैसे ये इन्होंने नेपोलिस टेम्पल गए ये, तो नेपोलिस टेम्पल के इन्होंने पत्थर तक गिन डाले, और उनका वो अगर खंबा है तो खंबा कितना ऊंचा है, कितना उसका डायमीटर है, इतनी मेहनत करी इन्होंने बनारस के ऊपर। तो इसलिए इस किताब को भी जो है वो काफ़ी मतलब ऑथेंटिसिटी दी जाती है। अब यहाँ पे आता है कि वो चूँकि क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे, तो वो चीज़ उनके दिमाग में किताब लिखते समय भी थी। और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे जो गलत चीज़ उन्होंने लिखी, उन्होंने ये लिखा कि बनारस की चूँकि सारे मंदिर 300 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो बनारस का इतिहास भी कोई इससे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि मुग़लों ने आकर के कर्दमेश्वर को छोड़ करके कोई ऐसा मंदिर था ही नहीं जिसको नाश ना कर दिया हो बनारस में। 1669 में जो औरंगजेब का चला और उसके पहले का, उसके बाद का जो पीरियड हुआ, तो उसके बाद जो भी मंदिर बने उसके बाद बने, फिर से सारे रिन्यू हुए ना। तो रिन्यू हुए तो वो कितने पुराने होंगे। अब कर्दमेश्वर में अगर हम जाएं तो कर्दमेश्वर का जो नीचे का पोर्शन है वो 8वीं 9वीं शताब्दी तक का है, उसके ऊपर का फिर 12वीं 13वीं शताब्दी तक पहुंचा। तो इसका मतलब ये कि हम हैं तो पुराने, लेकिन अब हमको आपने नाश ही कर दिया, तो हम हमारी बिल्डिंग्स नई कहाँ से आएंगी? बिल्डिंग्स तो पुरानी ही रहेंगी। मतलब कितना अभी विश्वनाथ मंदिर को बने हुए कितने साल हुए? 500 साल हुए, इतना ही हुआ है ना। तो मतलब ये है कि शेरिंग साहब ने इतनी मेहनत करी, लेकिन इसके बावजूद आप ये सोचिए कि जो आदमी क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए आया और वो उसने किताब लिखी बनारस द सैक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज़, उसको भी ये समझ में आया कि ये जो है वो हिंदूज़ का सबसे सैक्रेड शहर है, सबसे पवित्र शहर है। और बहुत मेहनत की है। मतलब मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों में अभी वो चीज़ नहीं आ पाई है कि हम इतनी मेहनत करें और अपने शहर के लिए। और शिव पर भी इन्होंने अच्छा खासा लिखा हुआ है। उन्होंने एक चैप्टर पूरा दिया बनारस पास्ट एंड प्रेजेंट, लेकिन ये किताब ही करीब 150-200 साल पुरानी हो गई आज के तारीख में। तो उस समय बनारस के बारे में इतनी मेहनत की गई। आज के तारीख में अब देखिए कौन कर पाता है। मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ कि किसी की डेथ हो गई हो। आप देखिए हर फंक्शन में जितने प्रकार के लोग होते हैं सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। शादी ब्याह में आप देख लीजिए, लोहार का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, कुम्हार का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, नाऊ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब आप ये कहीं पे भी जो आज हमको बताया जाता है कि नहीं आपस में बड़ा विद्वेष था, ये था वो था, हमारे गांव में मेरे परिवार के शादियां कराने वाला नाऊ मुसलमान पिछले 100 सालों से है और आज भी है। अब कहीं कोई ना उसको हमसे तकलीफ़ है ना हमको उससे तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं। तो ये जो हमारा ताना बाना था ये तोड़ा गया बहुत बिल्कुल वेल सिस्टमेटिकली तोड़ा गया। स्कूलों का सिस्टम ले लीजिए, टीचर लोग क्या था, बच्चों को पढ़ा रहा है, एक टीचर 10 बच्चे को पढ़ा रहा है, वो बच्चों से कोई पैसा नहीं ले रहा है। गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसका रहने खाने उसके परिवार की सारी व्यवस्था वो देखे। तो आपने क्या किया, वो सिस्टम को भी तोड़ा। भाई स्कूल हम चलाएंगे, वो मास्टर पैसा पाएगा और वो पढ़ाएगा। तो धीरे धीरे करके उन्होंने सारे सिस्टम तोड़े। मेले लगते थे, मेले को हम लोग मनोरंजन समझते हैं। मेला बेसिकली जो था वो मार्केट था, जो हम प्रोड्यूस आता था वो सारा मेले में आता था। हर तरह का सामान उपलब्ध होता था, बार्टर सिस्टम था। धान दिया चाकी ले ली, गेहूं दिया जाता ले लिया, ऐसे करके वो चलता था पूरा सिस्टम। उस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया गया और वो सारी किताबें ख़त्म कर दी गई जो हमको पढ़ाती थी। वैदिक गणित आप देखिए कितनी आसान हुई, चीज़ों को सॉल्व करना कितना आसान होता है। अब आज की तारीख में बीजगणित पढ़ना,
मैं तो माता जी ने कह दिया था कि जब तक हाई स्कूल में गणित रहेगी ये कभी पास नहीं होगा। मैं लकीली पास हो गया, वो अलग बात है, लेकिन गणित को इतना टफ कर दिया आपने। वो हमारी गणित जो थी वो कितनी आसान थी। और हमारे यहाँ क्या सूत्र चलते थे, हर चीज़ का सूत्र होता था, उसको डिफाइन करना पड़ता था। जैसे कि सूर्य की दूरी को जो है वो हनुमान चालीसा में उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो हर चीज़ें हमारी सूत्र वाली थी। छोटी छोटी चीज़ें जो है, जितने आप उपनिषद चले जाइए, इवन उपनिषद तो बहुत पुराने हैं, आप इसमें आ जाइए, योग शास्त्र का जो शुरुआत करी वो क्या लिखा, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। कितनी छोटी सी बात है, एक लाइन में उन्होंने कहा योगश चित्त। अब योग चित्त वृत्ति निरोध, अब आप इसको एक्सपेंड करिए, तब समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो वो चीज़ें थी हमारे, सारा मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, सबको क्रश किया गया और सबको एकदम छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो इसी वजह से हम लोग जो है वो आज इस स्थिति में हैं। कभी संस्कृत हमारी जो है वो बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, आज संस्कृत हमें आती नहीं है। और जर्मन लोग, जापानीज़ लोग यहाँ से संस्कृत की किताबें ले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ करके तमाम चीज़ें वो बताते हैं, वो हमें बताते हैं, फिर हमको पता लगता है अच्छा ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग क्या किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी लंबी मुलाकात रही आपसे और हम लोग मिलेंगे और बड़ा बातें आनंद भी करेंगे आया और आपके साथ। मतलब पहली बार ना मुझे अपनी बात कहने के लिए कोई मिला जिसने मेरी बात सुनी। अमूमन क्या होता है, लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं। हमारे पास तो कोई बात नहीं है, हमारा तो सुनने का मिशन लेके ही मैं निकलता हूँ कि आज मैं किसको सुनता हूँ और मेरे पास किस्से हैं। मेरे भी दिमाग में है कि कुछ लोगों से बनारस में हम लोग मिलें और इसी तरह बातचीत करें और रिकॉर्ड कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी से ऐसे सवाल जवाब के उसमें आवें, तो एक तो जवाब देने वाले का क्या होता है, वो सवाल की ही परिधि में जवाब दे पाएगा आपको। हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है उनको कोई चीज़ याद आ गई, वो उन्होंने बता दी, जो कि हमारे सवाल से शायद सामने ना आ पाती होती। वो मेरे भी दिमाग में है कि कुछ काम किया नहीं तो जाए। रिकॉर्ड कीजिए, अभी क्या करना है, उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत तो अभी रही नहीं। बस ये मेरे ख्याल से यही दो चीज़ों की ज़रूरत है बस। और एक साथ में ये अटैचमेंट की, ताकि मतलब इसका वो भर न जाए रिकॉर्ड करने में। मेमोरी भर न जाए। और दूसरी बात ये है ना कि जैसे मैं आपसे बात करूं, हाँ, तो आप अलग बातचीत करेंगे, मनीष जी आके बैठ के बात करें, कल को नारायण जी आके आपसे बात करें, तो आपकी बातचीत भी जो है ना व्यक्ति से चेंज होती है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए मेरी रुचि तो इसमें भी है कि आप मनीष जी से बात करें, आप विश्वनाथ गोकर्ण से बात करें, मैं भी विश्वनाथ गोकर्ण से बात करूं, है ना। और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनसे लोग इंटरव्यू नहीं करते, जो कॉमन लोग हैं, जैसे हाँ। अभी भास्कर जी का इंटरव्यू हमने किया, भास्कर बाबा, तो भास्कर जी ने कहा कि ऐसा तो हमारा किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक। वही तो मैंने भी कहा आपसे। हाँ। पहले सबसे पहले यही कहा ना कि ये पहली ही बार है कि कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरह से जिन लोगों को कम रिकॉर्ड किया जाता है या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उन लोगों से बातचीत की जाए। हाँ, वो चंद्रमौली सर ने ये काम किया है। मतलब उन्होंने रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन खूब सारे वो अब लिस्ट दी है बड़ी लंबी चौड़ी, वो किससे किससे मिले। उसमें केवट भी है, नाव चलाने वाला मल्लाह भी है, चाय बनाने वाला भी है, सबसे उन्होंने बात करी। तो उन्होंने भी उस पर काम किया जिसको कि वो डायना कहती हैं कि टेक्स्ट ऑफ द सिटी। जब हम आप किसी से बात करते हैं हम, तो हमको टेक्स्ट ऑफ द सिटी पता लगता है कि क्या है, शहर का टेक्स्ट क्या है, शहर क्या कह रहा है। तो ये चीज़ वाकई में बहुत मतलब मज़ेदार है कि चलिए, बैठ के बहुत गप्पे हो गई, थोड़ा टहल के आते हैं।